हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। जैसा कि आप जानते हो हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है और उसी क्रैश कोर्स का आज आपका डे 2 है। डे 1 हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पूरा डिस्कस किया था क्रैश कोर्स हम किस तरीके से करने वाले हैं, कितने क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और एक पेपर जो है मैंने वहाँ पे डिस्कस करवाया था। अब यहाँ पे डे 2 में हम एक पेपर और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस क्रैश कोर्स में आपको डेली जो है एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप लोगों को पता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, चाहे वो नेट या गेट का एग्जाम हो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की हम यहाँ पर बात करें तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस कोर्स को बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि बेनिफिशियल है। क्योंकि यहाँ पर हम 3,000 तक जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप एग्जाम में स्कोर करोगे, तो आप सब जानते हो। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो एचटेट, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, एचएसएससी, यूजीसी नेट, गेट जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं टेट एग्जाम के, उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलते हैं अपना जो आज का पेपर है डिस्कस करते हैं और सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो है आप लोगों की जो नॉलेज है वो काफ़ी गेन हो और एग्जाम को आप अच्छे से क्रैक कर सको। तो जैसा कि आप जानते हो हम दिसंबर 2005 का यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का। तो आप यूजीसी नेट का पेपर उठा के देखना और आप देखना कि टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टी इज ए ग्राफ विद एन वर्टिसेस। टी जो है आपका ग्राफ है जिसके अंदर एन वर्टेक्स है और टी जो है वो कनेक्टेड है, हैज एग्जैक्टली n-1 एजेस। ठीक है, तो ग्राफ जो होता है वो जिसमें एन एजेस भी हो सकते हैं और n-1 भी होते हैं। अगर n-1 है तो वो टी जो होता है वो आपका ट्री होता है। ठीक है, एन वर्टेक्स हो गए, जैसे एन, अब यहाँ पे आपके n वर्टेक्स हो गए हैं। ठीक है, जैसे 4 वर्टेक्स हैं और एज क्या बोल रहा है, एजेस आपकी क्या है n-1, यानी कि 4 वर्टेक्स हैं तो एजेस आपकी क्या हो जाएंगी 4-1 3। तो यानी कि ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है और ये इससे मैच कर रहा है। तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, इसमें 4 वर्टेक्स हैं और n-1 यानी कि 3 जो है वो एजेस हैं। तो ये जो बना है ये क्या बना है आपका, इस तरीके से क्या होता है आपका ट्री होता है ना, इस तरीके से। इसमें क्या होता है, कोई साइकिल नहीं बनती। ठीक है, कोई जो है साइकिल नहीं होती, तो ये क्या होगा आपका ट्री हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लो, टी जो है वो ट्री है, टी जो है कोई भी साइकिल नहीं बन रही, अभी हमने देखा सॉल्व करके। ठीक है, एवरी पेयर वर्टिसेस इन टी कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन पाथ। हर एक वर्टेक्स जो है वो हर एक पाथ से जो है कनेक्टेड है। तो ये सारा क्या है, यहाँ पर ये ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा डी। एक ऑप्शन से और देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो, जैसे n की वैल्यू मैंने यहाँ पर 6 ले ली, n की वैल्यू मैंने 6 ले ली, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ पर n-1 एज है, एज क्या है n-1, तो आपकी क्या हो जाएंगी 6-1 5 एजेस होगी। इसको मैंने इससे कनेक्ट किया, इसको मैंने इससे कनेक्ट किया, इसको मैंने इससे कनेक्ट किया, इसको मैंने इससे कनेक्ट किया और इसको मैंने इससे कनेक्ट किया। ठीक है, तो हर एक क्या है अपना अपना पाथ ले रखा है, कहीं पे भी साइकिल दिख रही है आपको, कहीं पे भी कोई भी साइकिल नहीं है। तो ये क्या है आपका ट्री है, ना कि मतलब ग्राफ भी है लेकिन ग्राफ के साथ क्या है ट्री भी है। तो यहाँ पे जो आंसर थे वो 4 हो जाएंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सॉल्यूशन एक बार फिर से इसको रीड भी कर सकते हो। ग्राफ जो है n वर्टेक्सेस n-1 एजेस विद कनेक्टेड नोड, देन ग्राफ विल बी मिनिमल कनेक्टेड। तो मिनिमम कनेक्टेड है, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन तो ऐसे भी हो सकते हैं ना ग्राफ के अंदर, जैसे ये 4 पॉइंट है, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये भी कनेक्ट होगा, ये भी। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम है, वो क्या थे मिनिमम थे। ठीक है, so it cannot be cycle and every pair of vertex it is in graph connected by exactly one path। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, ट्री की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, थ्योरी भी समझ में आई होगी, प्रैक्टिकल जो हमने किया वो भी समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ़ द प्रोपोजिशन P जो है वो क्या हो रहा है, Q जो है वो ट्रू है, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन P बाय यूनियन P जो है वो Q से है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है ट्रू है, मल्टी वैल्यूड है, फॉल्स है या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, ए जो है लेट ए एंड बी टू आर्बिट्री इवेंट्स, देन दो ये जो है आर्बिट्री इवेंट्स हैं। तो अब इसको क्या कहोगे आप, अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा है जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्मूले होते थे, तो उसको हम किस तरीके से करते थे, पी जो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी, ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पी यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी।
तो ये वाली चीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करके पी जो है पूरा जो फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, पी यूनियन बी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, सॉरी यहाँ पर आपका ए आना था या फिर पी ही लिखा है इसने। तो इसमें हम क्या करते हैं, पी ए भी होता है, पी बी भी होता है, प्लस में पी सॉरी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी भी करवाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू हो रहा है ना, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हमारी बराबर ही हो, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है ना। तो इसलिए यहाँ पर आंसर इसका बी नहीं होके क्या होगा, सी होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिखा रहा है, पी यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से इंटरसेक्शन हो गया। अगर मैं ए की वैल्यू ए की वैल्यू मैं यहाँ से 5 लूँ और बी की वैल्यू 7 ले लूँ, तो इनका जो इंटरसेक्शन की जो वैल्यू होगी वो सपोज 2 दे रखे है, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, अब ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है हमारी, 10। अब ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आई, 10 आ गई। तो मैंने 10 पुट किया और पी ए और पी बी की वैल्यू क्या बन रही है, 12। तो वो क्या है, ये बड़ा है ना 12, तो ये ग्रेटर देन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इक्वल टू भी। इसलिए जो है हमारा आंसर क्या है, सी। ठीक है, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी कैन बी 0 और मोर देन 0, व्हेन इट मोर देन 0 तो आपका ये हो जाएगा एंड कैन बी 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मैंने प्रैक्टिकल भी सॉल्व करके बता दिया और इस तरीके से आप पूरी थ्योरी भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे देखो, विच सेंटेंस कैन बी जनरेटेड बाई एस डी बी ए से डी और डबल सी ए। ठीक है, तो यहाँ से बोल रहा है कि हम एस से जो है क्या जनरेट कर सकते हैं। ये जो है आपका ऑटोमेटा का क्वेश्चन है थ्योरी का। ठीक है, एक सेकेंड, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। जो एस है वो डी बी ए बता रहा है और ए की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, डी बी, और ए की वैल्यू क्या है आपकी, डी या तो डी होगी या फिर सी होगी। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पर डी लिख सकते हो या फिर डबल सी ए लिख सकते हो। तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, यहाँ से देख लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ए की ए जो है वो डी भी है और डबल सी ए भी है। ठीक है, ए जो है मैंने यहाँ पर क्या किया, डबल सी और डबल सी स्टार डी ले लिया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देखो, सब्सटीट्यूट इन एस जो है यहाँ से आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई, डबल सी डी आ गई। अगर मैं इसको यहाँ पे डबल सी ए है, ए की जगह मैं डी रख सकती हूँ, तो ए से ये मिनिमम इतना आएगा ही आएगा। ठीक है, या फिर डी भी होगा। ठीक है, दो चीज़ें बनेंगी। अब सब्सटीट्यूट इन एस इज इक्वल टू, एस से जो है डी बी ए टू गिव एस से जो है डी बी डबल सी स्टार डी, ये हमारा आ गया। तो ये क्या बन गया, बी डबल सी डी प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी जो ग्रामर है, कौन सी लैंग्वेज है वो एक्सेप्टेड होगी, सिर्फ ए जो है वो एक्सेप्टेड होगी, क्योंकि डबल ए तो यहाँ पे कहीं पे भी बन ही नहीं रहा है, डबल ए तो है ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। ना ही आपका यहाँ पर ए है। ठीक है, ए कहीं पर दिख रहा है, नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपका डी में फिर से ए आ गया, ए जो है वो नहीं है। तो आपका बी सी डी है, लेकिन ए जो है वो कहीं पर भी नहीं है, स्मॉल ए। तो इस तरीके से बी सी डी तो होगा ही नहीं, वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी डिनोट्स द सेट। ठीक है, तो ये ऑटोमेटा के क्वेश्चन है, ये आपके जो क्या कहते हैं नेट के अंदर काफ़ी आते हैं। तो ये बोल रहा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी को आप किससे डिनोट करोगे, तो ए प्लस बी है तो या तो ए होगा या फिर बी, तो आप इसको किससे करोगे, ए बी से करोगे। ठीक है, सिर्फ ए नहीं लिख सकते, ई तो कहाँ से आएगा, तो सी जो है आपका आंसर आ जाएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी का मतलब ए प्लस बी क्या होता है, और होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर प्लस है तो ये आपका क्या होगा, और है, और अगर आपका डॉट है इस तरीके से, ये आपका होता है एंड। ठीक है, तो ये और है, या तो ए आएगा या बी आएगा, तो ये या तो ए को एक्सेप्ट करेगा या बी को एक्सेप्ट करेगा, तो इसको हम इस तरीके से रिटर्न करते हैं। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4। इसमें से कौन सा ऐसा है जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप इसको चेकआउट कर लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, आप अपने आप कर सकते हो, फिर भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पे वैसे मैंने यहाँ पर करके भी बताया हुआ है, देख सकते हो पहले, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो हम इसको बेस 10 में चेंज करेंगे, तो आपका 300 हो गया, ये 47281 बेस 10। ठीक है, और 243 बेस 10। ठीक है, तो सबका बेस 10 है, क्योंकि हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो मैंने अब 1 बाय 1 करके सबको डिवाइड करके देखो, जो 4 से डिविजिबल हो रहा है वही आंसर आएगा। ठीक है,
तो ए हाफ एडर इज ऑल्सो नोन एज, हाफ एडर को आप क्या बोल सकते हो, हाफ एडर को आप एक्सोर सर्किट भी कहते हो, क्योंकि जब हाफ एडर की जो आउटपुट आती है, अगर आप लोगों ने चेक की है या फिर करना, तो वो एक्सोर आती है, ठीक है। Half adder is an example of simple functional digit circuit built from two logic gate. The half adder adds to one bit binary number AB. The output is the sum of two bits and carry. The input to the XOR gate is also as the input to the AND gate. ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस तरीके से आपका क्या होता है, ये आपका XOR गेट है, ये आपका एक्सोर गेट है, और यहाँ से आपकी दो आउटपुट आती हैं हाफ एडर में, एक तो सम की आती है और एक कैरी की आती है, ठीक है। सम वाली जो आपकी आउटपुट होती है वो एक्सोर करती है, और कैरी वाली जो होती है वो शायद ए प्लस बी करके कुछ आती है, ठीक है। अपने 8th क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें से जो बोल रहा है कि कौन सा जो है सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, ए इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, बी इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। ए में आप क्या करवा रहे हो, पहले ए एक्सोर बी और फिर बी में फिर ए एक्सोर बी है, तो ए इज इक्वल टू बी एक्सोर ए हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करवा रहे हो, स्वैपिंग करवा रहे हो ए और बी की, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं स्वैपिंग से रिलेटेड। अलग अलग जो है पूछने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है, सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने करके भी बता रखा है ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए। तो ये ए की वैल्यू ये है 10101100 और बी की वैल्यू है 10001010, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए जो है ए इज इक्वल टू ए एक्सोर बी है। एक्सोर करने के लिए आप क्या करते हो वो देख लो, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, एक सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का एक्सोर करवा देंगे। एक्सोर क्या करता है, जब आपकी सेम आउटपुट होगी तो आपको जीरो देगा, जीरो जीरो है तो जीरो देगा, वन वन है तो जीरो देगा, अगर जीरो वन है तो वन देगा, और वन जीरो है तो आपको वन देगा। ये जो है आपकी क्या होती है, ट्रुथ टेबल होती है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो जीरो जीरो है, ये जीरो जीरो है तो क्या मिला मुझे, जीरो मिला, वन वन है तो मुझे क्या मिला, जीरो मिला। डिफरेंट आउटपुट आ जाती है, जैसे ही डिफरेंट आउटपुट हो गया आपको वन मिलेगा, फिर वन वन है तो आपको जीरो मिला, जीरो जीरो है तो आपको जीरो मिला, फिर 10 है तो आपको 1 मिला, 0 है तो फिर 0, और 1 है तो आपको 0 मिला। तो एक्सोर किया तो आपको ये आया, b इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। बी का आपने एक्सोर किया तो किस तरीके से आएगा वो देख लो। यहाँ पे ए 0 है तो 0 मिला, 1 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ए और बी का एक्सोर करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि तो सेम ही है, सेम नहीं है, ए की वैल्यू जो है वो आपकी चेंज हो चुकी है। ए की वैल्यू है 00100 और फिर बी की जो आउटपुट है 100010 इस तरीके से है। तो 0 पे 0 होगा, 1 पे 1 होगा, 10 पे 0 होगा, फिर 10 पे फिर आपका ये होगा। इस तरीके से आप स्क्रॉल करोगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू चेंज हो गई, बी की वैल्यू चेंज हो गई। अब बोल रहा है कि ए में जो है वो आपका बी एक्सोर ए है, तो बी और ए की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब इन दोनों का एक्सोर करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो जो नई वैल्यू है वो ए की वैल्यू जो है वो बी की जो वैल्यू थी वो आपकी ए की हो गई, जो बी की वैल्यू थी वो आपकी ए की वैल्यू हो गई। तो ये क्या होगी, स्वैपिंग हो गई ना, मतलब ए में बी चला गया और बी में आपका ए आ गया, तो ये स्वैपिंग हो गई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, स्वैप ए और बी, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट को आपको बताना है और आपको बताना है कि टोटोलॉजी बनाने के लिए यहाँ पर कि कौन सा गेट आएगा, ठीक है। टोटोलॉजी भाई आपका वन आए तो आपका टोटोलॉजी बन जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करके देखना। नैंड गेट की आप आउटपुट मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है और यहाँ पर कौन सा गेट आएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो, ये वैसे मैंने बताया हुआ है, अगर आपको आ जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर गेट ही बताना है और आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से हम आउटपुट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में हमें x प्लस वाई करना है, x प्लस वाई ही आपका क्या देगा, 1 देगा, x डॉट वाई जो है वो आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 है तो, और 0 1 भी है तो भी आपको 1 मिलेगा, ठीक है। When an inverter is placed between both input of SR flip flop, the resulting flip is। तो 9th क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, कि नहीं आता तो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि इन्वर्टर जो है वो प्लेस्ड करवा रहा है बहुत इनपुट SR फ्लिप फ्लॉप के बीच में, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, D फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो,
अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम की आपको आउटपुट बतानी है। प्रिंट परसेंटेज डी साइज ऑफ 3.14 एफ फ्लॉट साइज ऑफ 3.14 साइज ऑफ 3.141 क्या होगा आपका, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जो साइज़ है हमारा क्या होता है, फ्लोट का जो साइज़ है वो 4 होगा और साइज ऑफ 3.14 एंड साइज ऑफ 3.14 सी कंपाइलर कंसीडर द डबल साइज़। तो इनको जो है कंपाइलर क्या कंसीडर करता है, डबल साइज़ कंसीडर करता है, ठीक है। तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। अब देखो बोल रहा है द बिटवाइज ओर ऑफ 35 विद 7 इन सी विल बी, ठीक है। तो बिटवाइज 35 बताना है और 7 बताना है। तो 35 को आप बाइनरी में लिखोगे, 7 को आप बाइनरी में लिखोगे और आप इनका और करवा दोगे। और करवाने के बाद देखना कि जो वैल्यू है वो क्या आती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 35 को बाइनरी में लिखा, 7 को मैंने बाइनरी में लिखा और मैंने क्या करवा दिया, और करवा दिया। तो और करवाते हैं तो और की ट्रुथ टेबल देख लो। जब आपको 0 0 होता है आपके पास तो 0 मिलेगा, 0 1 होगा तो आपको 1 मिलेगा, 1 0 है तो आपको 1 मिलेगा और 1 1 है तो आपको 1 मिलेगा। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल होगी। तो 1 1 है तो आपको 1 मिला, 1 1 है तो 1 मिला, 0 1 है तो 1 मिला, 0 0 है तो आपको 0 ही मिलेगा, 0 0 है 0 मिलेगा, 1 0 है तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। जब हम इसको बाइनरी से वापस से डेसिमल में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 39, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करने के क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होते हैं। कई बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। 13 क्वेश्चन देखो, द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास बाय डिफ़ॉल्ट इज। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आया है कि जो आपके मेंबर्स हैं और डेटा मेंबर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके पब्लिक नहीं होते। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं कि पब्लिक होते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं होते हैं, ये प्राइवेट होते हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग डन एट। जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो आपकी कंपाइल टाइम होती है, जो फंक्शन ओवरराइडिंग है वो आपकी रन टाइम होती है। ये चीज़ याद रखना, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग डन बाय कंपाइल टाइम एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कंपाइल डिसाइड द फॉलो ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूट करवा रहा है प्रोग्राम को वो डिसाइड करता है कि जो प्रोग्राम का फॉलो है वो क्या होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखो, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आई फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें आई की वैल्यू जो है वो क्या होगी वो बताना है। फ्लोट जो है 11 है। जो स्कीमा है वो क्या डिस्क्राइब करता है, डेटा एलिमेंट्स को, रिकॉर्ड्स इन फाइल्स को, रिकॉर्ड रिलेशनशिप को। जो स्कीमा होता है, स्कीमा जो होता है ओवरऑल डेटा को डिस्क्राइब करता है, जिसमें आपका डेटा भी आता है, जिसमें रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स भी आते हैं और रिकॉर्ड का रिलेशनशिप भी आता है, सारी चीज़ों को बताता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखो, वन अप्रोच टू स्टैंडर्डाइजिंग स्टोरिंग ऑफ डेटा। मतलब कौन सी ऐसी अप्रोच है जो डेटा को स्टोर करवाती है, IMS CODASYL, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे जो CODASYL है ये क्या करवाती है, डेटा को स्टोर करवाती है और इसकी जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वैसे मैंने लिखी भी हुई है, कॉन्फ्रेंस कमेटी ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज, फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। 1959 में इसको गाइड किया गया था, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कुड बी यूज्ड ऑन मैनी कंप्यूटर्स। मैनी कंप्यूटर में यूज़ की गई थी। 1955 में इसको डेवलप किया था। द एफर्ट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल एंड द अदर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इन अ रिलेशनशिप, आप मुझे कमेंट करके इसकी जो फुल फॉर्म है वो मुझे बताओगे। आई होप आपको देख ली होगी आपने, फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखो, इन रिलेशनशिप स्कीमा इच टप्पल इज डिवाइडेड इन फील्ड्स। मतलब रिलेशनशिप स्कीमा जो टप्पल्स हैं, टप्पल्स को जब हम डिवाइड करते हैं फील्ड्स के अंदर तो वो आपके क्या होते हैं, तो उसको आप डोमेन कहते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोमेन्स पूछ लेता है, रिलेशन पूछ लेता है, एट्रीब्यूट पूछ लेता है, रो पूछ लेता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। टप्पल्स, रो, कॉलम, ठीक है, एट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रिलेशंस, तो इस चीज़ के लिए अगर आप लोगों ने DBMS की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, एम्बेडेड पॉइंटर प्रोवाइड। एम्बेडेड पॉइंटर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार जो मैंने TGT PGT के एग्जाम में देखा है, आया है। तो ये आपका फिजिकल रिकॉर्ड की होता है, इंसर्टेड इंडेक्स होता है, सेकेंडरी एसएस पाथ होता है या ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपका C होता है, सेकेंडरी एसएस पाथ, ठीक है।
यहाँ से आप देख लो, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। एम्बेडेड पॉइंटर जो होते हैं वो पॉइंटर दैट आर एम्बेडेड इन डेटा स्ट्रक्चर सच एज एरे स्ट्रक्चर एंड यूनियंस। व्हेन एम्बेडेड पॉइंटर्स only write output to a buffer and are null on input. The server application can change their values to known value. In this case, the client stub allocate new memory for this data. If the embedded pointer is not null on the client before the call, the stub do not allocate memory on the client on return. Instead, the stub attempt to write the memory associated with the embedded pointer into the existing memory on the client associated with flat with that pointer overwriting the data already there. ठीक है। लॉक्ड फाइल कैन बी, जो लॉक्ड फाइल होती है वो क्या होती है, मतलब हम किसी चीज़ पे लॉक लगा देते हैं, लाइक घर पे हमने लॉक लगा दिया, तो उसको सिर्फ वही असेस कर सकता है, एक ही यूज़र। जैसे मैं अपने घर पे ताला लगा के गई हूँ तो मैं ही अपने घर पे घर को खोल सकती हूँ, लॉक लगा है तो मैं ही उसको असेस करूँगी ना, कोई दूसरा आके उस चीज़ को असेस थोड़ी कर सकता है। ऐसी जगह मैं फाइल पे लॉक लगा देती हूँ, प्राइवेसी लगा देती हूँ, तो सिर्फ मैं ही उसको असेस करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर करेक्ट होगा। बी ऑप्शन देख लो, मॉडिफाइड बाय यूज़र विद द करेक्ट पासवर्ड। मॉडिफाई करना एक अलग चीज़ हो गई और उस पर लॉक लगा देना एक अलग चीज़ है। ठीक है, इज़ यूज टू हाइड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे बोल रहे हैं सिर्फ जो सेंसिटिव जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड करना है, लेकिन बोल रहा है प्रॉपर लॉक्ड ही लगा दिया, चाहे वो इंपॉर्टेंट है चाहे वो कैसी भी है, मैंने प्रॉपर उस पर लॉक लगा दिया। ठीक है, जैसे घर में एक दो रूम होता है जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि हर रूम में हमने चीज़ें रखी हुई हैं जो, तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो रूम पे लॉक लगा के जाते हैं, पूरे घर पे लॉक लगा के जाते हैं। ऐसे ही फाइल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो फाइल लॉकिंग ये मैकेनिज्म होती है जो रेस्ट्रिक्ट करती है एक्सेस टू कंप्यूटर फाइल, अलाउइंग ओनली वन यूजर और प्रोसेस एट एनी स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, 21 देखो, इन व्हाट ट्री फॉर एवरी नोड द हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री डिफर एटलीस्ट वन। ठीक है, ऐसी हमें बतानी है जिसकी लेफ्ट और राइट सब ट्री क्या होती है, डिफर होती है वन से, तो वो आपका ईवीएल ट्री होता है जिसको आप बैलेंस ट्री भी कहते हो। क्या कहते हो, बैलेंस ट्री। और जो हमारा जीरो, अगर आप लोगों ने सॉल्व किया 0, -1 और 1 में के बीच में रहता है, ये बैलेंस ट्री होता है जिसको हम बैलेंस्ड करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसके बारे में देख भी सकते हो। एवियल ट्री जो होती है वो सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। वेयर द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ लेफ्ट, मतलब इसमें डिफरेंस होता है हाइट में लेफ्ट और राइट सब ट्री के अंदर, कैन नॉट बी मोर देन 1 फॉर ऑल नोड्स। एन एग्जाम्पल ट्री, दिस इज एन एवियल ट्री, द अबाउट ट्री इज एवियल बिकॉज डिफरेंस बिटवीन हाइट, मतलब अगर हाइट में डिफरेंस है तो आपका एवियल ट्री होगा, ये चीज़ याद रखना। सब ट्री फ्रॉम नोड इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम बैलेंस करके चलते हैं, और बैलेंस हम 0, 1 और -1 के ही बीच में करेंगे। अगर 2 आ गया तो मेरा जो अगर मेरा यहाँ पे 2 आ जाता है बैलेंस करते वक्त, तो वो मेरा इम्बैलेंस ट्री हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा। बैलेंस है तो 0 होगा, 1 होगा, -1 है तो मेरा बैलेंस ट्री यानी कि इवियल ट्री है। अगर 2 या 3 आ जाते हैं तो वो आपका इम्बैलेंस हो जाता है, उसको आप इवियल ट्री नहीं करोगे, कहोगे, फिर आप उस ट्री को बैलेंस्ड करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस करते हैं। 23 क्वेश्चन देखो, कंसीडर द ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड टोपोलॉजी सॉर्टिंग। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें वैलिड टोपोलॉजी सॉर्टिंग बताना है। तो ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में बोल रहा है ABCD, तो ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, ठीक है, और सी से क्या हो गया, डी पे गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया, ए से बी, बी से सी और सी से डी। ठीक है, अब बी देखो, बी से हमारा ए पे जा रहा है, ए पे नहीं जा रहा है, बी से मेरा सी पे जा रहा है, सी पे जा रहा है, और बी से मेरा डी पे जा रहा है, लेकिन ए पे नहीं जा रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बी से ए पे जा रहा है, बी से ए पे नहीं जा रहा क्योंकि ए से बी पे आ रहा है। अब ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन देखो, ए से बी गया, और फिर बी से मेरा डी गया, और डी से आपका कहाँ आया, सी पर। ठीक है, तो ये भी आपका सही होगा, और ए ऑप्शन भी मुझे तो सही लग रहा है। ए से बी आया और बी से सी गया, लेकिन सी से डी नहीं जा रहा। ये चीज़ देखो, सी से डी नहीं जा रहा, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने गलत पढ़ लिया। सी से डी की बात करें, सी से डी पे जाता तो इस तरीके से एरो होता, लेकिन ये क्या हो रहा है, डी से सी की तरफ आ रहा है, सी से डी की तरफ नहीं जा रहा। अगर सी से डी की तरफ जाता तो आपको ये एरो मिलता, तो इसलिए ए नहीं है। टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, ए से बी आया, फिर बी से डी गया और डी से सी पे आया, तो ये बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है,
टोपोलॉजी शॉर्टिंग क्या होती है? डायरेक्टेड एसाइकल ग्राफ होती है, डैग। अगर आप लोगों ने सुना हो नाम, डैग की फुल फॉर्म देख लो, डायरेक्टेड एसाइकल ग्राफ। एक लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस होती है जो बताती है एवरी डायरेक्टेड एज यू वी वर्टेक्स यू कम्स फ्रॉम वी इन द ऑर्डरिंग। टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग फ्रॉम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल इफ द ग्राफ इज नॉट अ डैग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, हैश फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको आना चाहिए। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेते हैं ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। हैश फंक्शन जो होता है एफ डिफाइंड एज एफ की इज इक्वल टू की मोड 7 विद लीनियर प्रोबिंग की बात कर रहा है, जिसमें हम इंसर्ट करवा रहे हैं की को। हमने 37 इंसर्ट करवाया, 38, 72, 48, 98, 11 और 56। और ये बोल रहा है जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट है, तो टू 6, 0 to 6 इंडेक्स है आपका। और व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ 11, लोकेशन बतानी है 11 की। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, और ये एक और आपका 6 आ गया। ठीक है, तो 0 to 6 हो गया, यही बोला है। अब बोल रहा है कि 7 है, 7 है तो हम क्या करेंगे, इनको 7 से डिवाइड करेंगे। 37 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो क्या आया, 7 5 ज़ा, नहीं 7 5 ज़ा तो बहुत ज़्यादा हो गया, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, और 7 5 ज़ा, हाँ 7 5 ज़ा 35। ठीक है, 35 ही होता है, मैंने गलती से ले लिया। 7 5 ज़ा 35, तो मैंने इसको 35 किया तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या बचा, 2। तो 2 प्लेस पे आपका क्या आ रहा है, 37 आ गया 2 पे। ठीक है, अब देखो 38 को मैंने डिवाइड किया 7 से, तो आपका रिमाइंडर बचा 3, तो 3 पे आपका आ गया 38। ठीक है, अब 72 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर आया 2, लेकिन 2 जो है वो ऑलरेडी ब्लॉक है, सॉरी फिल है, तो आप 3 पे आओगे, 3 भी फिल है, तो 4 पे आपका क्या आ गया, 72। ठीक है, अब 48 देखो, 48 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो 7 6 जा 42 और 42, तो 42 आ गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, 6 बचा, तो 6 पे आपका क्या आ गया, 48। ठीक है, अब देखो 98 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7 बच गए 2, और 7 हो जाए 28, यानी कि पूरा डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 0, तो 0 पे आपका क्या आ रहा है, 98। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने 7 को डिवाइड किया 11 से, तो मैंने जब 11 को 7 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर बचा 4, लेकिन 4 पर तो ऑलरेडी आपका क्या है, 72, तो 4 पे 72 है, तो उससे नेक्स्ट वाला आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट वाला खाली पड़ा है, तो 5 पे हम 11 को रख देंगे। ठीक है, तो इसने पूछा है 11 जो है वो कौन सी लोकेशन पर आएगा, तो यहाँ से आप देख लो 11 पे कौन सी लोकेशन आई है आपकी, 5, तो आपका सी जो है वो आंसर आ जाएगा। लास्ट बचा आपका 56, तो 7 8 जा 56 होता है, तो 0 पे आपका 56 आना है, लेकिन 0 जो है वो बुक है, यानी कि 98 आ चुका है, तो हम 1 पे क्या करेंगे, 56 को रख देंगे, तो आपके जो सारे कॉलम हैं वो फिल हो चुके हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 11 जो है वो कौन सी लोकेशन पे आएगा, 5 पे। फिर भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैंने ये आपको थोड़ा और अच्छे से बता रखा है, वो मैंने समझा दिया, यहाँ पर आप देख लो। की मोड 7 है, तो की जो है वो आपकी 37 है, 37 को हमने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 2, 38 को मैंने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 3, 72 को मैंने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 2, 48 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 6 बचा, 98 को 7 से किया 0, 11 को 7 से 5 और 56 को 7 से किया 0। ठीक है, अब एक बार यहाँ से देख लो, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, 37 से स्टार्ट करेंगे। 37 पे आया 2, तो 37 को मैंने जो पहले आया पहले उसी को रखेंगे, 37 2 पे रख दिया। 38 को चाहिए 3, तो 38 को मैंने 3 दे दिया। 72 को 2 चाहिए, लेकिन 2 तो मेरा क्या है, बुक हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट ऑलरेडी बुक है, तो हम क्या जाएंगे 4 पे, तो मैंने 4 पे किसको रख दिया, 72 को। ठीक है, अब देखो 48 आया, 48 को क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो 48 को मैंने 6 प्लेस में रखा लिया, तो मैंने 48 को 6 दे दिया। ठीक है, अब 98 को आया मेरा 7, यानी कि 0 चाहिए उसको, तो 0 पे मैंने क्या रख दिया, 98, क्योंकि 0 मेरा खाली पड़ा है। अब आया 11 को चाहिए 4, लेकिन 4 तो जो है 72 पहले ही बुक कर चुका है, तो अब हम 11 को कौन सी प्लेस दे देंगे, 5, क्योंकि 5 मेरे पास खाली पड़ी है, तो मैंने 5 पे रख दिया 11 को। अब बचा मेरा 56 को चाहिए 0, तो 0 तो लेकिन ऑलरेडी बुक है, 98 आ चुका है, तो 56 को मैं कौन सा दे दूंगी, 1। तो इस तरीके से सारे मैंने बुक कर दिए, तो 11 की इसने पोजीशन पूछी थी, तो 5 पे आया। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आंसर आ गया आपका 5। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखो, द इनिशियल कॉन्फिगरेशन ऑफ क्यू इज ABCD
ए जो है वो फ्रंट में है। टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन डी सी बी ए, हाउ मेनी डिलीशन एंड एडिशन रिक्वायर्ड। तो आपका क्यू है, ए बी सी डी है और ए जो है वो फ्रंट में है। तो ये बोल रहा है कितने एडिशन होंगे, कितने डिलीशन होंगे, ठीक है। तो इसमें ये देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रखते हैं क्यू में, आप लोगों को पता है, और आप स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट करते हो, ठीक है। सिंस जो ए जो है वो फर्स्ट में है तो डी क्यू हो जाएगा, ए जो है ए हैज़ टू बी फर्स्ट वन आउट। तो ए जो है वो आपका निकला वन आउट हो गया। डी हैज़ टू बी द फर्स्ट वन इन द क्यू एंड द थ्री आइटम द कम्स टू द फ्रंट ऑफ डी। तो डी के बाद जो है वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो इसलिए आपके हम 3 को रिमूव करवाएंगे और फिर हम क्या करवाएंगे उसको डिलीट भी 3 करवाएंगे और इंसर्ट को भी 3 को ही करवाएंगे। तो आपके जो हो जाएंगे ए बी सी डी, इस तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 3 डिलीशन और 3 एडिशन जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। 25 क्वेश्चन देखो, विच ट्रेवर्सल टेक्निक लिस्ट द नोट्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपके कौन सी जो ट्रेवर्सल, आपके 3 ट्रेवर्सल होते हैं। कौन से ट्री के 3 ट्रेवर्सल होंगे, एक इन ऑर्डर होता है, एक प्री ऑर्डर होता है और एक पोस्ट होता है, 3 हो गए। और ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है जो असेंडिंग ऑर्डर में बताता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से असेंडिंग करता है, तो इन ऑर्डर का काम होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन देखो, द डेटा यूनिट इन टीसीपी आईपी एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग क्वेश्चन है। मैंने नेटवर्किंग जो है वो आपको बहुत अच्छे से करवाई है। ये जो आपके यूनिट्स हैं, डेटा यूनिट्स की किस तरीके से होती हैं आपकी। तो एप्लीकेशन लेयर, जिन बच्चों ने मुझसे नेटवर्क पढ़ा है तो वो मुझे इसका आंसर बताएंगे। इसका एप्लीकेशन लेयर पे तो मैसेज होता है, सेगमेंट किस पे होगा, डेटाग्राम किस पे होता है, फ्रेम किस पे होते हैं, ये जो है आप मुझे कमेंट करके बताओगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर बिल्कुल ही सही दोगे। तो इन तीनों ऑप्शन को आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए, ठीक है। 27 क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे बताया है, इसको मैं हाइड कर देती हूँ, ठीक है। 27 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फाइल रिट्रीवल मेथड यूज हाइपरमीडिया। तो कौन सी ऐसा फाइल रिट्रीवल है जो आपका यूज़ करता है मेथड यूज हाइपरमीडिया। हाइपरमीडिया कौन सा यूज़ करेगा, HTML, वेरोनिका, वॉइस, HTTP। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है हम हाइपरमीडिया के लिए यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर से वही आ रहा है, शायद आप लोगों की हेल्प करना चाह रहा है, ठीक है। HTTP जो होता है वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये अंडरलाइन होता है प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब एंड प्रोटोकॉल डिफाइन हाउ मैसेज एंड फॉर्मेटेड आर ट्रांसमिटेड एंड व्हाट एक्शन वेब सर्वर एंड ब्राउजर शुड टेक इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड, ठीक है। 28 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल। ऐसा कौन सा है जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। तीनों ही होते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और टेलनेट। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 29 क्वेश्चन देखो, प्रोवाइड ए मेथड टू रिकवर डेटा। मुझे क्या करना है, कौन सा मेथड प्रोवाइड करें जो डेटा को रिकवर करवाए और डिलीवर करवाए बट नॉट गेट यूज्ड, कि वो डेटा को यूज़ ना करे। तो सेगमेंटेशन, कॉन्कनेटेशन और ट्रांसलेशन, तीनों ही। सेगमेंट का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। सेगमेंट का मतलब होता है ये मेरा पूरा डेटा है, इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कॉन्कनेट्स मतलब जो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डेटा को डिवाइड किया है उसको मैंने पूरे को इकट्ठा करके एक कॉन्कनेट कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। ट्रांसलेशन होता है कि हिंदी को इंग्लिश में करना है, इंग्लिश को हिंदी में करना है, फ्रेंच मतलब अलग अलग लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट करवाते हैं। और सिंक्रोनाइज होता है डेटा को जब हम सिंक्रोनाइज करवाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस मतलब जो आंसर्स हैं उनको एलिमिनेट करके भी आंसर्स को पता कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको पूरा मैं पढ़ ही देती हूँ क्योंकि आप लोगों के पास PDF नहीं है। डेटा सिंक्रोनाइजेशन टेक्नोलॉजी आर डिजाइन टू सिंक्रोनाइज अ सिंगल सेट ऑफ डेटा बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस, ऑटोमेटिकली कॉपिंग चेंज बैक एंड फोर्थ। फॉर एग्जांपल, यूजर जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑन वन मोबाइल डिवाइस कैन बी सिंक्रोनाइज्ड विद अदर मोबाइल डिवाइस ऑन कंप्यूटर, ठीक है। आपके पास जैसे फ़ोन में एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, बहुत सारे नंबर हम ऐड करते हैं जो हमारे यारे प्यारे दोस्त होते हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सबके जो है हमें ऐसा तो है नहीं कि सबके याद हो जाए, हम सबका जो है क्या करते हैं, सबके नंबर फ़ोन नंबर जो है ऐड कर लेते हैं और उनको क्या करते हैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करवा लेते हैं, सिंक्रोनाइज करवा देते हैं कि इसी पैटर्न में जो है सिंक्रोनाइज रहेंगे, ठीक है। डेटा सिंक्रोनाइजेशन कैन बी लोकल सिंक्रोनाइजेशन वेयर द डिवाइस एंड कंप्यूटर साइड बाय साइड डेटा इज ट्रांसफर, ठीक है। तो जैसे हमें अगर कोई मुझसे मांगे कि उसका नंबर दे दो तो मैं फटाफट, जैसे मुझे ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए वाली लाइन में जाऊँगी, बी से, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखो, एनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन आप कहाँ पे करवाते हो, प्रेजेंटेशन लेयर पे। और आप मुझे बताओगे ट्रांसपोर्ट सेशन एंड राउटर पे आप क्या करवाते हो। राउटर जो है वो कौन सी लेयर पे यूज़ होता है, आपके क्वेश्चन से राउटर कौन सी लेयर पे होगा, विच लेयर यूज राउटर, ठीक है। सेशन लेयर पर क्या काम होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है, ये चीज़ें आप मुझे कमेंट के सेक्शन में बताओगे, ठीक है।
ये हाइड कर देती हूँ, अच्छी चीज़ लिख रखी है मैंने, ठीक है, तो नहीं बता ही देती हूँ। एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज फॉर्मेट करवाते हो, ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है। प्रेजेंटेशन लेयर पे आप कोडिंग करवाते हो 0-1, एनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। अगर आप लोगों ने मेरा OSI मॉडल नहीं देखा है, जिसको मैंने बिल्कुल ही रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताया है बहुत ही ईजी वे में, मतलब आप एक चीज़ में ना सारी चीज़ें ऐसे चुटकियों में समझ जाओगे। 18 मिनट का लेक्चर है शायद, और 18 मिनट में आप OSI मॉडल पूरा बहुत ही अच्छे से समझने वाले हो। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके नेटवर्किंग की वीडियोस ज़रूर देख लीजिए। सेशन लेयर जो है ऑथेंटिकेशन, परमिशन, सेशन रिस्टोरेशन, क्योंकि नेटवर्किंग लेयर से आप मान के चलो आपके 5 to 10 क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड एरर कंट्रोल बताता है। नेटवर्किंग लेयर जो होती है वो आपकी नेटवर्क एड्रेसिंग, राउटिंग और स्विचिंग बताती है। डेटा लिंक लेयर एरर कनेक्शन डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल। फिजिकल लेयर जो होती है वो बिट स्ट्रीम, फिजिकल मीडियम, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग बिट्स बताती है, ठीक है। तो फिर भी आप मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 31 देखो, द रजिस्टर और मेन मेमोरी लोकेशन विच कंटेन्स द अफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज नोन एज, मतलब जो अफेक्टिव एड्रेस होगा उसको क्या कहोगे, पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। टॉप डाउन जो होता है, टॉप डाउन पार्सर जो होता है वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है, ठीक है। अच्छे से याद रखना है इसको। टॉप डाउन जो होता है वो आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है, जो बॉटम अप पार्सर होता है वो आपका राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स होता है। ये चीज़ याद है, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स जो है, और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आपका टॉप डाउन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, और TGT PGT एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं पूछते। 33 देखो, जनरल माइक्रो प्रोसेसर इज एन इन बिल्ट फंक्शन ऑफ, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें इनबिल्ट फंक्शन कौन सा आएगा, लोडर, लिंकर या एडिटर। ऑब्वियसली माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर में कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, असेंबली लैंग्वेज यूज करते हैं, और असेंबली लैंग्वेज आप क्या, असेंबलर ही आएगा, ठीक है, इनबिल्ट। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो अगर आप लोगों ने मेरी माइक्रो प्रोसेसर की भी वीडियो नहीं देखी तो बिल्कुल चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही डिटेल में माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, इतना डिटेल में शायद आपको बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बेसिक बताया, जिससे आपको माइक्रो प्रोसेसर का पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल ऑल फंक्शंस ऑफ CPU ऑफ सेंट्रल प्रोसेस यूनिट ऑफ कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो फंक्शन होता है आर्टिफिशियल ब्रेन। द एंटायर फंक्शन ऑफ CPU इज कंट्रोल बाय अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है, एक छोटी सी चिप होती है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर को आप ये भी कह सकते हो कि एज अ दूसरा CPU भी बोल सकते हो, ठीक है। जो CPU क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है ना कंप्यूटर का, तो इसको माइक्रो प्रोसेसर को आप CPU भी कह सकते हो। द microprocessor is programmed to give and receive instruction from other component of device. The system can control everything from small device. छोटे से चिप होती है और उसी के थ्रू सब कुछ हम क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है। कैलकुलेटर, मोबाइल फोन्स टू लार्ज ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। असेंबलर जो होता है एक प्रोग्राम होता है जो टेक बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस कन्वर्ट इनटू पैटर्न ऑफ बिट्स एंड कंप्यूटर प्रोसेस। ऑब्वियसली असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर क्या काम करता है, असेंबलर जो होता है वो एक तरीके से आपका कंपाइलर की तरह काम करता है, और असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को किस में चेंज करता है, आपकी मशीन लैंग्वेज यानी कि 0-1 की फॉर्म में चेंज करता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ये जो है रिपीट क्वेश्चन है आपका 2004 का। 2004 हमने अभी लास्ट देखा था जब हमने कोर्स स्टार्ट किया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, TGT PGT एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो हैश एड्रेसिंग, चेनिंग, इंडेक्सिंग और नैनो। हैश एड्रेसिंग और चेनिंग जो है हम कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इंडेक्सिंग जो है वो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो है आपका आंसर यहाँ पर होगा। तो बोथ हैश और चेन जो है वो यूज़ किया जाता है, और इंडेक्स जो होता है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, कॉलम्स इन डेटाबेस, डेटा टेबल टू सिग्निफिकेंटली स्पीड अप डेटा रिट्रीवल ऑपरेशन। इंडेक्स इज अ स्मॉल कॉपी ऑफ डेटाबेस होता है, टेबल सॉर्टेड बाय की वैल्यू, ठीक है। इंडेक्स जो होती है वो आपके स्मॉल कॉपी हम करवाते हैं डेटाबेस टेबल के अंदर, जो की वैल्यूज़ को सॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है 2004 का। विच एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट पास ऑफ टू असेंबलर। मैंने आपको असेंबलर बहुत अच्छे से, मतलब अभी लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो तीनों ही चीज़ें हम यूज़ करवाते हैं फर्स्ट पास से असेंबलर 2 पास में करवाने के लिए। तीनों ही एक्टिविटी यूज़ करता है। सिंबल टेबल को बिल्ड भी करता है, कंस्ट्रक्ट भी करवाता है, इंटरमीडिएट कोड को सेपरेट भी करता है मैन्युमेटिक कोड को। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है वो आप सेमाफोर से भी सॉल्व करवाते हो, इवेंट काउंटर से भी, और मॉनिटर, तीनों से ही करवाते हो। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा डी।
37 क्वेश्चन देखो, इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम, अगर एक ही टाइम पे आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट आर यूज मस्ट बी कैपेबल, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से कैपेबल होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करवा रहे हो, मल्टी टास्क करवा रहे हो। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्चुअल मेमोरी और कंपाइलिंग, यहाँ पर तो तीनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। बचा आपका मल्टीटास्किंग, मतलब एक टाइम पे आप बहुत सारे टास्क कर रहे हो, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हो, तो ऑब्वियसली बहुत सारे टास्क कर रहे हो, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो मल्टीटास्किंग मैंने बता रखा है, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं ताकि आपका और अच्छे से जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मल्टीटास्किंग जो होता है वो सेम मीनिंग होता है मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह, बट यहाँ पे मोर जनरल सेंस एज इट रेफर टू हैविंग मल्टीपल प्रोग्राम, प्रोसेस, टास्क एंड थ्रेड्स। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के भी वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने करवा रखा है आपको बहुत अच्छे से। 2 टॉपिक रहते हैं, वो हम और अभी कुछ दिन में कर लेंगे, ठीक है। This term is used in modern operating system when multiple tasks share a common processing resources, CPU and memory. At any time, CPU in executing one task while other task waiting their turn. The illusion of parallelism is achieved when the CPU is resigned to another task. Process thread context switching. ठीक है। 38 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग चेक कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑन द इनपुट डेटा टू अ सिस्टम। तो इसको आप क्या कहोगे, कंसिस्टेंसी चेक, सिंटेक्स चेक, रेंज चेक या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी, सिंटेक्स चेक, ठीक है। तो आपके 38 क्वेश्चन रह गए हैं, सिर्फ 12 क्वेश्चन बचे हैं। बोर मत होना, ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज। कंसिस्टेंसी चेक जो होती है वो आपकी टेस्ट परफॉर्म टू डिटरमाइन इफ डेटा एनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। कंसिस्टेंसी चेक क्या होती है, टेस्ट परफॉर्म्ड होती है जो इसमें आप डिटरमाइन करवाते हो डेटा जो है वो इंटरनली कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है। कन्फ्लिक्ट मतलब रुकावट नहीं होती बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट चेक एनीथिंग अबाउट सिमेंटिक। सिंटेक्स जो होता है वो आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेक करता है, और रेंज चेक जो होती है वो आपकी चेक करवाती है मेक श्योर अ नंबर इज़ विद इन सर्टेन अ रेंज, मतलब जो आप काम करें वो एक रेंज में है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू इंश्योर दैट द वैल्यू ऑफ असाइन 16 बिट इंटीजर विद इन अ कैपेसिटी ऑफ 16, मतलब आपने किसी को मतलब आपने स्पेस दिया किसी को 8 GB के लिए कि आप इसी में काम कर सकते हो, और उसने 8 GB भर दी और उसको एरो एक्स्ट्रा चाहिए। उसकी जो रेंज थी वो 8 GB तक ही थी, बट उसको उसने और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है 2004 का। नॉन मॉडिफिएबल प्रोसीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिटर्न प्रोसीजर होते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, 2005 में आया था, लेकिन आज तक ये 2020 तक भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम में बहुत बार आया है, और यूजीसी नेट के एग्जाम में भी कई बार रिपीट हुआ है। तो बैंकर्स एल्गोरिथम, और आपके गेट के एग्जाम में भी कई बार रिपीट हुआ है। तो बैंकर्स एल्गोरिथम जो होते हैं वो आपके डेडलॉक को अवॉइड करवाते हैं, ठीक है, याद रखना ये चीज़। 41 देखो, द टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर अगेंस्ट SRS इज कॉल्ड, इसको आप क्या कहोगे, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। लोअर डिग्री ऑफ कोहेजन इज, मतलब कोहेजन की जो होती हैं वो मैंने आपको बताया था, जो सबसे अच्छा, जो अगर बेस्ट सॉफ्टवेयर की बात करूँ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की, तो आपके पास क्या होना चाहिए, बेस्ट जो है वो कोहेजन होना चाहिए, और लोवेस्ट जो है वो कपलिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि लोवेस्ट डिग्री क्या होगी कोहेजन की। कोहेजन आपके मुझे आई थिंक 5 to 6 या 7 टाइप के होते हैं, तो ये बोल रहा है लोवेस्ट डिग्री, मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है। तो लोअर डिग्री कोहेजन की क्या होगी, कॉन्फिडेंशियल कोहेजन, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो मैंने सबको बता रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 टाइप के होते हैं आपके कोहेजन। सबसे नीचे होता है आपका कोइंसिडेंशियल, उसके बाद लॉजिकल, फिर टेम्पोरल, प्रोसीजर, कम्युनिकेशन, सीक्वेंस एंड फंक्शन। फंक्शन जो है वो सबसे हाई होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। कोहेजन जो होता है मेजर ऑफ द डिग्री टू विच एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल आर फंक्शनली रिलेटेड। इट इज डिग्री टू विच ऑल एलिमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड परफॉर्मिंग अ सिंगल टास्क आर कंटेन्ड इन द कंपोनेंट। बेसिकली कोहेजन इज द इंटरनल ग्लू दैट कीप्स द मॉड्यूल टुगेदर, मतलब मॉड्यूल्स को एक साथ रखने के लिए यूज़ करते हैं। गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो होता है जिसमें हाई कोहेजन होता है, वही बताया मैंने, सबसे अच्छा जो हम डिज़ाइन मानते हैं सॉफ्टवेयर का, उसमें कोहेजन जो है वो सबसे हाई होना चाहिए, और कपलिंग जो है वो लो होनी चाहिए। ये भी रिपीट क्वेश्चन है आपका। रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डायरेक्टली, जो आपकी रिलायबिलिटी है सॉफ्टवेयर की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 44 देखो, सक्सेसिव लेयर ऑफ डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर यूजिंग बॉटम अप डिज़ाइन। यहाँ पे बटन नहीं आएगा, बॉटम आएगा, तो मैंने गलती से बटन कर दिया है, बॉटम आएगा यहाँ पर। तो बॉटम अप डिज़ाइन क्या होगा आपका, लेयर ऑफ डिफाइनमेंट, लेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
बॉटम अप डिज़ाइन जो कंसेप्ट होता है, लेयर्ड सॉफ्टवेयर सजेस्ट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम टॉप डाउन डिज़ाइन। ठीक है, टॉप डाउन डिज़ाइन वन स्टार्ट विद रेदर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिक्वायर्ड ग्लोबल फंक्शनली एंड डिकम्पोज इनटू सब फंक्शंस। मतलब जो आपका टॉप डाउन डिज़ाइन होता है वो क्या करता है, पहले सारी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, फिर क्या करेगा, उनको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देगा, फिर हर चीज़ को चेक करेगा, टेस्टिंग होगी, हर चीज़ होगी, बाद में जब काम पूरा हो जाएगा फिर सबको क्या कर देगा, एक साथ इंटीग्रेट करवा देगा। ठीक है, लेकिन बॉटम अप क्या होता है, हम बिल्कुल नीचे से चलते हैं, हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े हैं, टुकड़ों को मैंने फिर उनको टेस्टिंग एनालाइज ये सब करके फिर बाद में हम उनको क्या कर देंगे, ऊपर आके इकट्ठा कर देंगे, तो आपकी बॉटम अप आ जाएगी। ठीक है, the process is applied recursively. One reaches function simple through in implemented directly. This design methodology does not by itself tend to give rise to layers, coherent collection of sub functions whose coherence is independent of the specific application under development. ठीक है, सब 45 देखो, sliding window concept of software project management is preparation of various stage of development. तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। 46 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया इज यूज्ड इन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में आप कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करते हो, तो आप रेडियो लिंक्स का यूज़ करवाते हैं। ठीक है, रेडियो लिंक जो होता है एक वायरलेस कनेक्शन होता है, जो आल्सो कॉल्ड वायरलेस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स और रेडियो यूनिट्स इन डेटा नेटवर्क। इच रेडियो यूनिट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसीवर डिवाइस दैट कैन बोथ सेंड एंड रिसीव कम्युनिकेशन एंड हाईली डायरेक्टिव एंटीना। ठीक है, माइक्रोवेव जो होता है वो एक लिंक प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम दैट यूज अ बीम ऑफ रेडियो वेव्स इन द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन टू फिक्स लोकेशन ऑन अर्थ। तो ये क्रूशियल होती है मैनी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इम्पैक्ट टू ब्रॉड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, और वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल क्या होता है, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम दैट सर्व होम एंड बिजनेस यूजेस। और फाइबर ऑप्टिक केबल आपकी क्या होगी, जो हैंडल करती है, कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ ग्लास थ्रेड्स ईच ऑफ विच कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज मॉड्यूलेटेड इनटू लाइट ऑफ वेव्स। ठीक है, 47 देखो, बस आपके 3 क्वेश्चन से रहते हैं, ज़्यादा बोर मत होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईडीआई स्टैंडर्ड। इज ईडीआई स्टैंडर्ड जो होता है आपका एनसी X.12 होता है, इंपॉर्टेंट है। ईडीआई की फुल फॉर्म जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होती है, इसको देख लो थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग ए स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, अ प्रोसेस विच अलाउज वन कंपनी टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू अनदर कंपनी। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को पास आउट करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली रादर देन पेपर के से नहीं करवा रहे, इलेक्ट्रॉनिकली करवा रहे हैं। बिजनेस एंटिटीज कंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक आर कॉल्ड ट्रेडिंग पार्टनर्स। एनालाइज ऑफ लार्ज डेटाबेस टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। जो हमारे ऐसे बताना है, जो एनालाइज करवाता है लार्ज डेटाबेस को, आप उसको क्या कहोगे, ओलैप कहोगे। ठीक है, ओलैप की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसको नहीं बताऊंगी मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। कॉस्ट ऑफ नेटवर्क इज यूजुअली डिटरमाइंड बाई, जो कॉस्ट है नेटवर्क की वो हम किससे बता सकते हैं, स्विचिंग कॉम्प्लेक्सिटी से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म with which several users can share a medium without interface। इसको आप क्या कहोगे, मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग आपकी क्या कहती है, एक मेथड होता है जिसमें मल्टीपल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं जो कंबाइन होते हैं into one signal over a shared medium. The aim to share scarce resources, for example telecommunication, several telephone calls and carried using one wire। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लेक्सिंग समझ में आ गया, जिसमें बहुत सारे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं और जो एक दूसरे से मतलब क्या होते हैं, शेयर करते हैं रिसोर्सेज को। तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, पूरा जो डे 2 है वो अच्छे से समझ में आएगा, 50 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और आपको फिर भी कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछना। और जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ और ये कोर्स जो है वो आप पूरा बिल्कुल करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।